नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज एमपीसी में। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आवाज के एमपीसी में हमारे एक्सपर्ट इस बात का आकलन करते हैं कि आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक क्या कदम उठा सकता है गिवन सिचुएशन में, जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। तो आजकल की तस्वीर, इस वक्त की तस्वीर ये है कि आरबीआई के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो ब्याज दरों के फ्रंट पे क्या करे, कितना बढ़ाए, क्योंकि करेंसी हमारी बहुत वीक हुई है। 2022 का अगर हम समझें तो लगभग 10% करेंसी वीक हो चुकी है। हालांकि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि अभी भी हम एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज आर मच स्ट्रॉन्गर, लेकिन फिर भी 10% करेंसी गिरना रुपए को इतना वीक कर दिया है उसने कि हाइंडसाइड में वो फिर इन्फ्लेशनरी हो जा रहा है। तो एक बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज विदेश से आ रहा है। शायद हमारी उतनी गलती नहीं, हमारी उतनी मुश्किल नहीं है, हमारी गलतियों की वजह से, हमारे इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन यूएस में रेट लगातार बढ़ रहे हैं और उनकी पॉलिसी हॉकिश है, वो आगे भी बढ़ाएंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी आगे बढ़ाएगा। इसकी वजह से हमारे ऊपर एक दबाव बना हुआ है। तो ऐसे में आरबीआई क्या कर सकता है? क्रेडिट ग्रोथ कई सालों के बाद ठीक हुई है, क्या उस पर रोक लग जाएगी? इन्फ्लेशन का रेंज क्या होगा? और सबसे बड़ी बात यह कि जो लिक्विडिटी धीरे धीरे कम हो रही है उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि जो डिपॉजिट है और जो क्रेडिट है उसके बीच में काफ़ी गैप क्रिएट हो गया है। डिपॉजिट का रेट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, 6% की ब्याज दरें लोगों के सामने दिख रही। तो इसी पे बातचीत करेंगे आवाज़ एमपीसी में कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या हो सकता है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, एमपीसी के सदस्य हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूँ। क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डी.के. जोशी सर हमारे साथ हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के एमडी और कंट्री ट्रेजरर जयेश मेहता जी हैं और साथ ही इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा आवाज एमपीसी में। जोशी जी, बड़ी मुश्किल की घड़ी है, लेकिन पहला सवाल तो बिल्कुल छोटा सा हमारा यही होता है कि आरबीआई कितनी ब्याज दरें बढ़ाएगा अगर बढ़ाएगा तो? देखिए, पहले अगर आप ये सवाल मुझसे एक महीना पहले पूछते तो मैं कहता शायद 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा। पर जिस तरह से यूएस इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ी है और कोर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा स्टिकी है वहां पे, और फेडरल रिजर्व का स्टांस बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो इस स्थिति में मेरा ये मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट इस समय का स्टांस बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो इस स्थिति में मेरा ये मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट इस समय उचित रहेगा, क्योंकि उनको हिंदुस्तान में भी महंगाई की दर को काबू में लाना, साथ साथ एक्सटर्नल रिस्क्स को भी एड्रेस करना है। तो इसलिए ये दो चीजों, जो रेट हाइक होगा वो इन दो चीजों को एड्रेस करेगा। अदिति जी, आपको क्या लगता है कितना बढ़ेगा रेट, और क्या ये रेट आगे भी बढ़ने की संभावना दिख रही है क्या आपको? देखिए, मेरा जोशी जी से थोड़ा सिमिलर है। अगस्त के सीपीआई प्रिंट को देखने के पहले मेरा व्यू था कि 35 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, और सीपीआई इन्फ्लेशन जब 7% पे वापस रिबाउंड हो गया उसके बाद तब से हमें लग रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक सर्टेन है। और जिस तरह से अग्रेसिव आउटलुक फेड की तरफ से आया है, तो 50 बेसिस पॉइंट्स तो बिल्कुल ही सर्टेन लग रहा है इस हफ्ते की पॉलिसी में। आगे जाते मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डेटा डिपेंडेंट आउटकम होगा, पर्टिकुलरली क्योंकि हमें ये लग रहा है कि अक्टूबर के बाद जो हमारे डोमेस्टिक सीपीआई इन्फ्लेशन प्रिंट्स है उनमें काफी मॉडरेशन आएगी। तो कितने हद तक मॉडरेशन आती है वो आगे जाके दिसंबर की पॉलिसी और बियॉन्ड को डिटरमिन करेगा। तो एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है कि शायद टर्मिनल रेट कुड बी 6%, लेकिन अगर बहुत मॉडरेशन नहीं आती हमारे सीपीआई इन्फ्लेशन रीडिंग्स में, और जो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है वो हमारे टॉलरेंस लेवल से काफी ऊपर बना रहता है, तो हमें लगता है कि एमपीसी भी बाकी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरह थोड़ा और रेट हाइक्स की तरफ कंटिन्यू करेगी। लेकिन अब दिसंबर का तो बहुत ही डेटा डिपेंडेंट डिसीजन होगा। जोशी जी, आगे की पॉलिसी इसमें तो मान लीजिए 0.5% आप मान रहे हैं, अगर हम इस बात पे ज्यादा डिपेंडेंट है कि यूएस की पॉलिसी बहुत हॉकिश है और वो कह रहे हैं कि 4, 4.5 तक की रेंज उनकी होगी, तो फिर तो आरबीआई के सामने कोई चॉइस ही नहीं और बढ़ाते रहेंगे, वो भी साथ के साथ फॉलो करेंगे। हाँ, नहीं, देखिए, उनको यूएस की तरफ फॉलो करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि महंगाई की जो प्रॉब्लम इंडिया में है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी उन कंट्रीज में है। उनका टारगेट 2% है और महंगाई की दर 8 से ऊपर चल रही है। यहाँ पे तो टारगेट टॉलरेंस लिमिट 6% है और उससे थोड़ा ही ऊपर है, बाकी बनी हुई है। हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क
कहता है कि हमें इसे नीचे लाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो रेट हाइक अगर 50 के बाद आगे होती हैं, जो कि अभी प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि हम 50 आगे फिर बढ़ाएंगे। वो अगर बढ़ाएंगे भी तो कम कम मात्रा से बढ़ाएंगे, धीरे धीरे टेपर होके हम मतलब जो टर्मिनल रेट हमारा फोरकास्ट अभी तक 6% का था, उससे ज्यादा भी हो सकता है। जिस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी उस हिसाब से आरबीआई भी रिएक्ट करेगा। ओके, जय सर, आपका अनुमान क्या है, कितनी बढ़ेगी ब्याज दर अगर बढ़ेगी तो, और क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? तो लास्ट वीक के पहले मेरा उम्मीद था 35 बेसिस पॉइंट, बट अभी 35 और 50 में इन्फ्लेशन नेक्स्ट क्वार्टर में भी ऊपर रहेगा, तो यू कैन जस्टिफाई बोथ। तो 50 ही करेंगे, तो 50 हो जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड वो पूरा डेटा डिपेंडेंट रहेगा, बट मेरा खुद का अनुमान ऐसा है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स इज क्रूशियल। 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि ग्लोबली इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है। हमारा इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है ही है, बट अगर थिंग एस्केलेट हो गया, कुछ और हो गया जो लग नहीं रहा है अभी, बट यू नेवर नो। अगर कुछ नहीं हुआ, यही स्थिति रही और थोड़ी इंप्रूव भी हो गई, अपना इन्फ्लेशन तो नीचे है, तो मेरे हिसाब से ये लास्ट फाइनल रेट हाइक होगा 590, क्योंकि एमपीसी का मैंडेट इन्फ्लेशन का मैंडेट है। तो वो बेसिकली करेंसी और यूएस रेट बढ़ाने से उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस द करेंसी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन लाता है तो ही एनपीसी विल टच द रेट, अदरवाइज आई डोंट थिंक एनपीसी शुड बी टचिंग द रेट। लेकिन जय सर, ऐसा तो लग रहा है कि करेंसी लेके आएगा इन्फ्लेशन, क्योंकि 82 के आसपास रुपया पहुंच गया है और अभी भी कोई संभावना ऐसी दिख नहीं रही है। वहां पे रोज कोई ना कोई ये बोलता है कि उनकी पॉलिसी हॉकिश रहेगी और 8 से 2 के बीच का गैप बहुत बड़ा है, तो वो तो अभी 2-3 बार और बढ़ाएंगे। दिसंबर तक ही वो कह रहे हैं 4.5% तक कम से कम ले जाएंगे, तो फिर तो हमारे सामने मुश्किल खड़ी रहेगी ये। तो करेंसी का इफ देयर इज अ इन्फ्लेशन डायनामिक को इम्पैक्ट करता है तो एमपीसी दिसंबर में वो खोल लेंगे, बट अगर करेंसी की वजह से करेंसी इतना डेप्रिशिएट नहीं होता है और उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे नहीं है, तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि यूएस का रेट बढ़ गया हमको बढ़ाना है, वो जरूरी नहीं है। बढ़ गया इसलिए हमको बढ़ाना जरूरी नहीं। चलिए, तो ये एक तरीके से एक हफ्ते या महीने भर के अंदर हमारी एमपीसी की राय ये बन रही है कि कम से कम 0.5% ब्याज दरें रेपो रेट्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे। जोशी जी, वापस आपके पास आता हूँ। अब ये बताइए कि आरबीआई के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि महंगाई तो हमारे यहाँ वैसे उतनी नहीं है जिसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन करेंसी का प्रेशर है। दूसरा, क्रेडिट ग्रोथ अभी सर बढ़ना शुरू हुई है और हम इसको बहुत रिजाइज कर रहे हैं कि बढ़िया क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो लिक्विडिटी भी तो धीरे धीरे सक होती जा रही है, वो कैसे मैनेज होगी? देखिए, एक तो अगर क्योंकि जब आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन करता है वो भी लिक्विडिटी को खींचता है सिस्टम से, तो एक वजह यह भी है कि लिक्विडिटी क्यों कम होने के पीछे मुझे लगता है कि कुछ उनको ऑपरेशंस रिवर्स भी करने पड़ सकते हैं लिक्विडिटी सिस्टम में डालने के लिए। बट साथ साथ जो जहां तक क्रेडिट ग्रोथ का सवाल है, क्रेडिट ग्रोथ अवश्य पिकअप हो रही है और पिछले कुछ 1-2 सालों में तो बहुत ही कमजोर रही। तो एक तरह से ये इसका एक कारण ये भी है क्योंकि इनपुट कॉस्ट ज्यादा है और जो स्मॉल और मीडियम खासकर मीडियम एंटरप्राइजेस उनको उनका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ गया है, तो उसके लिए उनको ज्यादा पैसा बोरो करने की जरूरत पड़ रही है। और साथ साथ क्रेडिट ग्रोथ जो है आपकी रिटेल क्रेडिट वो भी काफी मजबूत है, तो क्रेडिट ग्रोथ अभी चलेगी, पर अभी भी ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से स्लो चल रही है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में 25-26% के आसपास था, उसके मुकाबले ये काफी अभी भी धीमी है, तो कैचअप चल रहा है क्रेडिट ग्रोथ का भी, मैं मोटे तौर पे ये कहूंगा। आगे चलते मुझे लग रहा है कि बैंकों को डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, तभी वो आई थिंक ये क्रेडिट और डिपॉजिट का जो मिसमैच पैदा होने की आशंका है वो पूरी हो सकती है, उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो डिपॉजिट रेट भी मैं आगे चलते हुए बढ़ते देख रहा हूँ। ओके, अदिति, कोई और तरीका हो सकता है कि ब्याज दरें भी बढ़ती रहें और क्रेडिट ग्रोथ के लिए लिक्विडिटी भी बनी रहे? देखिए, मैं पहले एक चीज ये कहना चाहूंगी, जो जैसा आप बोल रहे थे, जो रुपी का इम्पैक्ट होगा सीपीआई इन्फ्लेशन पे, तो हमारा जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट 45 से 50% फूड आइटम से बना हुआ है और अनदर 25% सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे डोमेस्टिक फैक्टर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं।
तो जो रुपी है उसका इम्पैक्ट हमारे WPI इन्फ्लेशन पे बहुत जल्दी होता है क्योंकि वो बास्केट फर्क है। लेकिन CPI बास्केट इतनी सेंसिटिव रुपी डिप्रिसिएशन को नहीं है। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि जब तक MPC को रुपी का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे नहीं दिखता तो वो नेसेसरीली उनका पहला फोकस एरिया नहीं रहना चाहिए गिवन देयर इन्फ्लेशन मैंडेट। दूसरी बात लिक्विडिटी पे अगर हम वापस आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो दो चीजें, एक चीज तो मुझे जो ज्यादा सर्टन लग रही है वो ये है कि वेरिएबल रेट रिपो ऑप्शंस थोड़े लॉन्गर टेनर के हो सकता है कि अगले महीने से हमें दिखने शुरू हो, क्योंकि बिजी सीजन जैसे जैसे आएगा वैसे क्रेडिट को सपोर्ट करने के लिए एक तो मुझे लगता है कि ट्रांसमिशन भी फास्टर होगा, डिपॉजिट रेट्स भी जल्दी बढ़ने शुरू होंगे इस पॉलिसी के बाद, और उससे थोड़ा सा सिचुएशन इंप्रूव होनी चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि जो VRRs हैं वो ज्यादा लाइकली हैं थोड़े लॉन्गर टेनर्स के लिए आने वाले 2 तिमाहियों में। तीसरा मेरा बेस केस नहीं है, लेकिन मैं अगर जो सिस्टेमिक लिक्विडिटी डेफिसिट है वो थोड़ा सस्टेन्ड तरह से हमें दिखता है अगले क्वार्टर में, तो हो सकता है कि जो CRR में इंक्रीज किया गया था मई में जब सिस्टेमिक लिक्विडिटी सरप्लस काफी बड़ा था, देयर इज अ चांस कि वो रिवर्स कर दिया जाएगा अगर सिस्टेमिक लिक्विडिटी डेफिसिट में सस्टेन्ड तरह से रहती है। तो जो ड्यूरेबल लिक्विडिटी के फिगर्स हैं उसमें कितनी फॉल हुई है और फ्रिक्शनल साइड से कितनी फॉल हुई है ये देखना अब इम्पोर्टेंट रहेगा, जो हमें थोड़ा इंडिकेशन देगा कि क्या CRR कट हो सकता है कि नहीं। CRR कट की भी एक संभावना लगी, अदिति का बेस केस नहीं है लेकिन हो सकता है कि इसको करे। मेरा एक सवाल ये है जय सर आपसे, आप लोग कह रहे हैं कि आपको इंडियन इन्फ्लेशन में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दिखाई देता या उतने ज़्यादा डेटा हमको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो हमारा इस बार का मानसून है बहुत अनइवन है और ये पूरा स्प्रेड ठीक से नहीं हुआ है और खरीफ की फसल जो है 6-7% डाउन गई है। सरकार खुद मान रही है कि राइस के प्राइसेस 2-3 महीने तक काफ़ी एलिवेटेड रहेंगे। साथ ही 1 अक्टूबर से नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ने तय है। अब वो 25% बढ़ते हैं 50% बढ़ते हैं, ये हमें 2-3 दिन में बाद पता चल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये क्यों लगता है कि भारतीय इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा? हमारा तो हर चीज़ इन्फ्लेशनरी हो रहा है। नहीं, सो सर्टन प्रोसेसेस में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आएगा एंड अगेन फ्यूल एंड गैस इज फुल्ली ग्लोबल प्राइसेस एंड वो डॉलर का डेप्रिशिएशन, अपना रुपी डेप्रिशिएशन से उसका इम्पैक्ट होगा। बट एज यू नो फूड इज 50% एंड सर्विसेज आर 25%, तो ज्यादा उधर इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। बट एज आई सेड वो दिसंबर में MPC देखेगा कि अगर इम्पैक्ट आता है करेंसी के कारण, बट एज ऑफ राइट नाउ लग नहीं रहा है कि इतना इम्पैक्ट आएगा अपना इन्फ्लेशन पे करेंसी के कारण। सो वो हिसाब से लगता नहीं है कि करेंसी के लिए रेट हाइक करेंगे। वो MPC का मैंडेट भी नहीं है। MPC का मैंडेट, मेरे कहने का मतलब क्या था, MPC का मैंडेट है अगर rupee depreciation is impacting the inflation, then they have the mandate to do something about that. But otherwise, उनका mandate is to focus on inflation. तो वो हिसाब से जो बाद में RBI करेगा for currency और that's all different. But rate hike जो है वो MPC का decision है, वो MPC decision will look at only inflation. So बाकी हम लोग जो देखते हैं कि US रेट इतना हो गया, UK रेट इतना हो गया, तो आई वुड नॉट बी बॉदर टू मच उसके कारण, बिकॉज अपना इन्फ्लेशन भी तो लोअर है उनसे। लेकिन सर अपने इन्फ्लेशन के बहुत सारे कारण हमको दिख रहे हैं जिससे ये बढ़ेगा। अभी आज ही खबर ये भी आई कि पीक सीजन का फ्रेट रेट 15% बढ़ा दिया है रेलवे ने, 1 अक्टूबर से वो भी लागू हो जाएगा। तो यानी कोल और कोक को छोड़ दें तो बाकी सारी कमोडिटीज का 15% फ्रेट रेट बढ़ेगा। 15% उसमें भी GST और लगाए तो इफेक्टिव रेट तो काफी होगा। तो हर चीज तो महंगाई की पूरी व्यवस्था सरकार ने कर दी है, तो रुपी करेंसी को छोड़ दे तब भी इन्फ्लेशन बढ़ने दिख रहा है। सर अभी इसमें ऐसा है कि इफ एंड बट्स, दैट्स व्हाई आई सेड कि वो दिसंबर में MPC देखेगा कि CPI पे क्या उनका फोरकास्ट चेंज होता है। अभी जो फर्स्ट क्वार्टर 23-24 उनका 4.5 का फोरकास्ट है, फर्स्ट जनवरी टू मार्च उनका 5.8 का फोरकास्ट है। अगर उनको लगता है दिसंबर में कि ये फोरकास्ट बढ़ रहा है ड्रामेटिकली, तो डेफिनेटली दे विल टच द रेट। बट उसके अगर वो फोरकास्ट नहीं बढ़ रहा है या उधर ही रहा या नीचे गया, राइट, तो वो तभी पता चलेगा। तो इट इज वेरी प्री मैच्योर्ड इन सच ए वॉलेटाइल वर्ल्ड टू से
कि क्या इम्पैक्ट होगा। चलो एक बाजू अपना फ्रेट बढ़ गया, पर दूसरी बाजू ग्लोबली अगर क्रूड प्राइस ही नीचे आ गया, एक बाजू रिसेशन की बात कर रहे हैं विद सो मच ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, वही ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गए, तो वो सबका भी फर्क पड़ता है। बट एज आई सेड कि एज ऑफ राइट नाउ नहीं लग रहा है, बट हो सकता है दिसंबर में एज वी गो, बिकॉज इतनी वॉलेटाइल मार्केट है ग्लोबली, एवरी डे देयर इज समथिंग हैपनिंग, उसमें दिसंबर में सोचेंगे, बट एज ऑफ राइट नाउ लग नहीं रहा है। नहीं लग रहा है। ओके, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं सर। ब्रेक से लौट के आके एक सवाल और है जो पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, क्या रिसेशन हो सकता है यूएस में? अब तो बड़ी ज़्यादा परिस्थितियां वहाँ बन रही हैं। यूरोप और ख़ास तौर पे इंग्लैंड और दूसरी जर्मनी बहुत ही मुश्किल के दौर से गुजरे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? छोटे से ब्रेक के बाद उसको भी समझेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और हम लोग बातचीत करें कि आप आरबीआई क्या कर सकता है अपनी पॉलिसी में। जोशी सर, एक क्विक रिएक्शन आपको चाहिए। जो तमाम रिसेशन की बातें चल रही है यूके, यूरोप और पूरे यूएस में, हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो? देखिए, हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यूएस में S&P ने अभी रिवाइज किया था अपना आउटलुक, तो रिसेशन बेस केस हो गया है यूएस का, और पर ये रिसेशन शैलो रिसेशन मान रहे हैं, जो कि वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। यूरोप में ज्यादा तकलीफ है क्योंकि यूरोप का जो प्रॉब्लम है वो एनर्जी से रिलेटेड है और उसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है, और चाइना का ग्रोथ स्लो डाउन उनका अपना बनाया हुआ है कोविड पॉलिसी के कारण ज्यादातर। तो अगर ये 60% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इन कंट्रीज से आता है, तो अगर इनमें बहुत ज्यादा वीकनेस आती है या रिसेशन आता है, तो उसका इमीडिएट असर हमारे एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा, और वो हमें भी दे रहा है। एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है धीरे धीरे एकदम ना के बराबर आ गई है, तो और उसका असर हमारे ITS एक्सपोर्ट्स पे भी पड़ेगा। तो गुड्स और सर्विस दोनों एक्सपोर्ट्स पे इसका विपरीत असर पड़ेगा, जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को और बढ़ाएगा, क्योंकि इंपोर्ट्स हमारे काफी स्टिकी हैं और वो उनमें कोई ज्यादा गिरावट आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। तो एक तरह से ये इसको टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट कहते हैं, एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट जो है हमारे ऊपर आएगा इसका। जय सर, तो बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है कि हम ऐसी सिचुएशन में खड़े कि हमारी कोई गलती नहीं लेकिन हमको सजा मिल रही है। तो हमेशा होता है। हमको हमारी गलती लगती ही नहीं है, बट इन रियलिटी है वैसा ही सिचुएशन है कि इंडिया इज डूइंग वेरी वेल इन लास्ट 1-2 years, एंड दैट्स वेयर अपना, इफ यू लुक एट इट, अपना स्टॉक मार्केट इज रिफ्लेक्टिंग दैट। In spite of such इतना सब आउटफ्लो होने के बाद भी it is holding on. So we are in a right trajectory, but अभी एक क्या है, बड़ा तूफान है। डॉलर इंडेक्स जो हिसाब से जा रहा है, और यहाँ पे भी रुकेगा नहीं रुकेगा हमको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है वो कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ स्टेबलाइज होगा, उसके बाद ही कोई डायरेक्शन ले सकते हैं। तो अभी है जो एक बाहर का तूफान है, वो सभी लोग को झेलना पड़ेगा, सारी इमर्जिंग इकोनॉमी को भी झेलना पड़ेगा। सो वो तो सिचुएशन है, तो उसका कुछ खास एनी टारगेट फॉर रुपी आपके दिमाग में? कोई टारगेट नहीं, मतलब टारगेट में ऐसा है, मीडियम टर्म आई एम वेरी बुलिश। मतलब इफ यू लुक एट 1 year down the line, 6 months down the line, we will definitely see below 80. Okay. But maybe as of now 2-3 months, ये 3 महीना बहुत ही मुश्किल है टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। यूरोप, US, चाइना, ये तीनों का कुछ तो आइडिया आएगा नवंबर एंड तक, तो तब तक कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड अभी जो मोमेंटम चल रहा है, वो तो मैं किसी को बोल रहा था कि एक तो फोर्स में नाइग्रा फॉल्स चल रहा है, उसमें कहाँ कोई हाथ डालेंगे, तो उसमें कोई करके कोई प्रोटेक्ट करके कुछ मतलब नहीं है एक्चुअली। तो हमारी MPC की राय ये बन रही है कि 0.5% ब्याज दर बढ़ सकती है, और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन के रेंज को ये छेड़ा नहीं जाएगा, और इसके बाद की पॉलिसी के लिए देखा जाएगा कि डेटा किस तरीके से है, क्योंकि ज्यादातर चीजें इंपोर्टेड हमारे ऊपर इंपोज हो रही हैं, तो उसको वैसे ही मैनेज किया जाएगा। लिक्विडिटी एक चैलेंज होगी, तो जो अदिति ने एक अलग से राय रखी कि हो सकता है कि CRR में कुछ कटौती की जा सकती है, तो हम लोग देखें क्या होता है पॉलिसी में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।